हेलो, मेहता कॉलेज के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। हम आज की क्लास में बात कर रहे हैं बीए पार्ट सेकेंड ईयर ह्यूमन ज्योग्राफी सेकेंड पेपर। इसकी आज हम बात करने जा रहे हैं। जो हमारा सेकेंड पेपर चल रहा था, कल की क्लास में जो हमने बात की थी बीए पार्ट जो हमारा सेकेंड ईयर का पेपर था, उसमें हमने बात की मानव भूगोल का सामान्य परिचय, उसके साथ साथ मानव भूगोल का सामान्य अर्थ। यानी हमने पिछली क्लासों में यह जानकारी प्राप्त की है कि मानव भूगोल में कौन कौन से ऐसे तथ्य हैं जिनके बारे में अध्ययन किया जाता है। यानी वह तथ्य जिनके बारे में मानव भूगोल में क्या किया जाता है, अध्ययन किया जाता है। उन तथ्यों के बारे में कल हम के जो क्लास थी, उस क्लास में कल हमने जानकारी प्राप्त की है। आगे आज हम इस क्लास को गति देते हैं, रनिंग करते हैं। जो हमारे सिलेबस में, जो हमारे पाठ्यक्रम में शामिल था, उसकी हम बात करें। मानव भूगोल का सामान्य अर्थ, मानव भूगोल की परिभाषा, डेफिनेशन ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी। उसी के साथ साथ हम बात कर रहे थे एम्स ह्यूमन ज्योग्राफी के उद्देश्य एंड स्कोप और मानव भूगोल का विषय क्षेत्र। उन सब की हम बात करने जा रहे थे कि क्या है इस भूगोल का उद्देश्य और उद्देश्य यह है किस प्रकार से है। उन सब के बारे में हम आज विस्तार से चर्चा करेंगे। तो आज का जो मेरा हेडिंग है, वह मेरा हेडिंग है मानव भूगोल की परिभाषा। अर्थात आज की कक्षा में जो मैं आपसे बात कर रहा हूँ, वह बात कर रहा हूँ मानव भूगोल की परिभाषा। भूगोल में विभिन्न प्रकार के संप्रदाय आए, उन संप्रदायों की मैं बात करूं, उन स्कूल्स की मैं आपसे बात करूं, जिसमें रोमन है, जिसमें ग्रीक है, जिसमें अमेरिकन है, उसके साथ साथ जिसमें अरेबियन भूगोलवेता हैं, यानी जिसमें फ्रांसीसी भूगोलवेता हैं। ऐसे काफ़ी संप्रदाय आए। उन संप्रदायों के द्वारा भूगोल के विभिन्न प्रकार के लीज्म को, भूगोल के विभिन्न प्रकार के वाद को आगे बढ़ाया। आज हम इस मानव भूगोल के उन विभिन्न भूगोलवेताओं का परिभाषा के रूप में योगदान की चर्चा करेंगे कि किस किस भूगोलवेता ने किस किस प्रकार से अपना इस मानव भूगोल की परिभाषा में क्या दिया, योगदान दिया। ठीक है ना। आज हम बात करते हैं मानव भूगोल के जन्मदाता, अर्थात मानव ह्यूमन ज्योग्राफी है, उसके जो जन्मदाता हैं, मैं उस जन्मदाता की बात कर रहा हूँ जिन्होंने मानव भूगोल में किस प्रकार से योगदान दिया। और जो जर्मन संप्रदाय से संबंधित हैं, मैं बात करूँ आपसे फ्रेडरिक रेटजेल महोदय की। यानी हमारे पास में जो भूगोलवेता आ रहे हैं, वह भूगोलवेता हैं फ्रेडरिक रेटजेल महोदय, यानी फ्रेडरिक रेटजेल महोदय। ये फ्रेडरिक जो रेटजेल महोदय हैं, इनका जो संप्रदाय है, यदि मैं इनके संप्रदाय की आपसे बात करूं, तो यह कौन से संप्रदाय से संबंधित हैं? फ्रेडरिक रेटजेल महोदय जर्मन संप्रदाय से संबंधित हैं। कौन से संप्रदाय से संबंधित हैं? जर्मन संप्रदाय से संबंधित हैं। यानी फ्रेडरिक रेटजेल महोदय को हम जर्मन भूगोलवेता कहते हैं। कौन सा भूगोलवेता कहते हैं? जर्मन भूगोलवेता कहते हैं। ये जर्मन स्कूल से संबंधित भूगोलवेता थे। इनका अगला जो फैक्ट आता है फ्रेडरिक रेटजेल महोदय का, इनको हम क्या कहते हैं? फ्रेडरिक रेटजेल महोदय को यानी मानव भूगोल का
यह क्या कहलाते हैं? जन्मदाता कहलाते हैं, यानी मानव भूगोल के पिता कहलाते हैं, फादर ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी, फादर ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी, यानी हम इनको कहते हैं फादर ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी, यानी ये मानव भूगोल के क्या कहलाते हैं? पिता कहलाते हैं, ठीक है ना, फादर ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी। फादर ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी कौन कहलाते हैं? फ्रेडरिक रेटजेल महोदय। फ्रेडरिक रेटजेल महोदय ने मानव से संबंधित एक ग्रंथ की रचना की। इनके दो महत्वपूर्ण ग्रंथ हैं, एक तो है पॉलिटिकल ज्योग्राफी और दूसरा है नृविज्ञान एंथ्रोपोज्योग्राफी। देखिए, इनकी हम पुस्तकों की बात करें, इनकी पुस्तक, इनके प्रमुख क्या, यानी इनके प्रमुख हम किसकी बात करते हैं? ग्रंथों की बात करते हैं। किनके ग्रंथों की बात करते हैं? यानी फ्रेडरिक रेटजेल के प्रमुख ग्रंथ कौन कौन से हैं? तो इनका ग्रंथ है नृविज्ञान। कौन सा विज्ञान? नृविज्ञान। इसी नृह विज्ञान को ही हम क्या कहते हैं? एंथ्रोपोजियोग्राफी। कौन सा ग्रंथ कहलाता है? एंथ्रोपोज्योग्राफी, यानी नृविज्ञान ग्रंथ का ही दूसरा नाम हमारे पास में क्या है? एंथ्रोपोज्योग्राफी के नाम से जाना जाता है, ठीक है ना। हम बात करें कि इस फ्रेडरिक रेटजेल महोदय का ये पहला ग्रंथ है। यदि हम इनके दूसरे ग्रंथ की बात करें, पॉलिटिकल ज्योग्राफी की बात करें, तो जो पॉलिटिकल ज्योग्राफी है ना, उन्होंने ऐसा कहा है कि राज्य एक जीव की भांति कार्य करता है। जैसे एक जीव अपने विकास की गति को आगे बढ़ाता है, वैसा ही प्रोसेस, वैसी ही प्रक्रिया किसके द्वारा की जाती है? वैसी प्रक्रिया एक राज्य के द्वारा की जाती है। तो राज्य एक जैविक इकाई है, ऐसा कहना है जर्मन संप्रदाय के भूगोलवेता, जिनको फादर ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी कहते हैं, फ्रेडरिक रेटजेल महोदय का। तो इनका एक प्रसिद्ध ग्रंथ है, उस ग्रंथ का नाम है नृविज्ञान, अर्थात एंथ्रोपोज्योग्राफी, यानी यह एंथ्रोपोज्योग्राफी है। इस एंथ्रोपोज्योग्राफी में बात करूं तो एंथ्रोपोज्योग्राफी में फ्रेडरिक रेटजेल जो महोदय हैं, इन फ्रेडरिक रेटजेल महोदय ने यानी मानव भूगोल की परिभाषा दी है। कौन से ग्रंथ में दी है? यानी एंथ्रोपोज्योग्राफी में। एंथ्रोपोज्योग्राफी ग्रंथ में रेटजेल महोदय ने मानव भूगोल को परिभाषित किया है। यानी फ्रेडरिक रेटजेल महोदय का जो प्रसिद्ध ग्रंथ है, और जिस ग्रंथ का नाम क्या है? एंथ्रोपोज्योग्राफी या नृविज्ञान, उस नृविज्ञान में रेटजेल महोदय ने किसकी परिभाषा दी है? ह्यूमन ज्योग्राफी की डेफिनेशन दी है, मानव भूगोल की परिभाषा दी है। तो मानव भूगोल के दृश्य सर्वत्र पर्यावरण से, यानी रेटजेल महोदय क्या कहते हैं कि मानव भूगोल के दृश्य सर्वत्र पर्यावरण से संबंधित होते हैं। यानी मानव भूगोल के दृश्य सर्वत्र पर्यावरण से संबंधित होते हैं। तो मैं बात करूं फ्रेडरिक रेटजेल के अनुसार मानव भूगोल की परिभाषा, यानी अकॉर्डिंग टू फ्रेडरिक रेटजेल। तो रेटजेल महोदय ने मानव भूगोल की जो परिभाषा को सुझाया है, उस परिभाषा के मैं आपसे बात करूं तो उन्होंने कहा है कि मानव भूगोल के दृश्य मानव
मानव भूगोल के दृश्य सर्वत्र पर्यावरण से संबंधित होते हैं। यानी फ्रेडरिक रेडजोल महोदय क्या कहते हैं कि मानव भूगोल के दृश्य सर्वत्र किससे संबंधित होते हैं? पर्यावरण से संबंधित होते हैं, जो स्वयं भौतिक दशाओं का एक योग होता है। जो स्वयं भौतिक दशाओं का एक योग होता है। अर्थात अकॉर्डिंग टू फ्रेडरिक रेडजेल महोदय। यह डेफिनेशन किसकी है? यह फ्रेडरिक रेडजेल महोदय की है। फ्रेडरिक जो रेडजेल महोदय ने जो डेफिनेशन सुझाई है, जो परिभाषा दी है, वो परिभाषा इस प्रकार है कि मानव भूगोल के दृश्य सर्वत्र पर्यावरण से संबंधित होते हैं। यानी मानव भूगोल के दृश्य सर्वत्र पर्यावरण से संबंधित होते हैं, जो स्वयं भौतिक दशाओं का एक योग होता है। देखिए आप कैसे संबंधित होते हैं। मैं आपसे बात करूं, दृश्य यानी मानव भूगोल के दृश्य सर्वत्र पर्यावरण से संबंधित होते हैं, सर्वत्र पर्यावरण से संबंधित होते हैं, जो स्वयं भौतिक दशाओं का एक योग होता है। देखिए आप, मानव भूगोल के दृश्य, तो कौन से दृश्य की बात कर रहा हूँ? आप यहाँ डेफिनेशन को देखिए, इसमें काफ़ी ऐसे दृश्य लैंडस्केप छुपे हुए हैं। मैं बात करूँ सांस्कृतिक भूदृश्य की, मैं आपसे बात करूं सामाजिक भूदृश्य की, सामाजिक है, सांस्कृतिक भूदृश्य हैं। इसके अलावा और विभिन्न मानव जो पक्ष हैं उनसे जुड़े हुए विभिन्न प्रकार के भूदृश्य हैं। यदि उन भूदृश्यों की हम बात करते हैं, जैसे मैं यहाँ पर कल्चरल लैंडस्केप की बात करूँ और सोशल लैंडस्केप की बात करूँ आपसे, तो जो सांस्कृतिक जो भूदृश्य होते हैं, उन सांस्कृतिक भूदृश्यों की बात करूँ, जैसे विभिन्न प्रकार के भवन हैं, यानी जो मल्टीपल जो यूज में लिए जाते हैं, जैसे एक शैक्षणिक संस्था का भवन है, एक स्वास्थ्य संबंधी कार्य किया जाने वाला एक हॉस्पिटल का कोई भवन है। इसके अलावा ऐसा जहाँ पर एक एडम ब्लॉक है, जहाँ पर प्रशासनिक काम किए जाते हैं। यानी ये विभिन्न प्रकार के जो भूदृश्य होते हैं, जो जैसे मान लीजिएगा स्थल पर परिवहन की विभिन्न प्रकार की विधाएँ, यानी परिवहन की विभिन्न प्रकार की विधाएँ, परिवहन की विधाएँ, यानी ये जो परिवहन की विधाएँ हैं, यदि इन परिवहन की विधाओं की भी यदि हम बात करते हैं, तो आप देखिए जिसमें रेल परिवहन है, जिसमें सड़क परिवहन है, यानी मानव ने अपने यातायात को सुगम और सुविधाजनक बनाने के लिए, अपनी यात्रा को सुविधाजनक और सुगम बनाने के लिए विभिन्न प्रकार के परिवहन का जाल का विकास किया है। और वह परिवहन का जाल कौन सा है? वह परिवहन का जाल रेल परिवहन के रूप में, और मुख्य रूप से हम बात करें सड़क परिवहन के रूप में, वह हमारे पास में क्या है? शामिल है। यानी एक तो रेल परिवहन के रूप में है और दूसरा हमारे पास में सड़क परिवहन के रूप में वह परिवहन शामिल है। देखिए, तो ये विभिन्न प्रकार मानव भूगोल के दृश्य, ये दृश्य मानव भूगोल के दृश्य
मानव भूगोल के दृष्टि से, ये आपके सामने मैंने कुछ एग्जाम्पल्स पेश किए हैं, उनके आधार पर मैं बता रहा हूँ कि मानव भूगोल के दृष्टि से सर्वत्र पर्यावरण से संबंधित होते हैं। जैसे मैं एक सांस्कृतिक भूदृश्य का एक उदाहरण लेता हूँ, सेटलमेंट का, यानी मानव अधिवास का। यदि मैं मानव अधिवास का, जो मानव का अधिवास है, इस मानव का अधिवास के बारे में मैं जिक्र करूं आपसे कि मानव अधिवास में मानव विभिन्न प्रकार के जोन्स में निवास करता है, विभिन्न प्रकार के क्षेत्रों में निवास करता है। तो वह क्षेत्र कौन से हैं जिनमें मानव क्या करता है, जिनमें मानव निवास करता है? पहला मेरे पास में क्षेत्र है उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र। कौन सा क्षेत्र है? उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र। दूसरा मेरे पास में क्षेत्र है यानी शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र, शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र। तीसरा मेरे पास में क्षेत्र है शीत कटिबंधीय। कौन सा क्षेत्र? शीत कटिबंधीय क्षेत्र। अब देखिएगा आप कि एक तरफ शीत कटिबंध है, दूसरी तरफ शीतोष्ण कटिबंध है और तीसरी तरफ उष्ण कटिबंध है। हम बात करते हैं कि सर्वत्र पर्यावरण से संबंधित होते हैं। यहाँ से हम इंडिकेट कर रहे हैं इस लाइन को कि सर्वत्र पर्यावरण से संबंधित कैसे होते हैं। मान लीजिएगा कि कोई व्यक्ति कहाँ पर निवास करता है, कोई व्यक्ति यानी कोल्ड जोन में यानी शीत कटिबंध में निवास करता है। तो शीत कटिबंध में निवास करता है तो हम ये बात करें कि वहाँ का टेम्परेचर कैसा होगा? माइनस में होगा, वहाँ का टेम्परेचर ऋणात्मक होगा। इसका मतलब हम एक उदाहरण ले लेते हैं कि यहाँ पर निवास करने वाली जनजाति कौन सी है? एस्किमो जो हमारी जनजाति है, जो एस्किमो हमारी जनजाति है, यदि हम इस एस्किमो का जनजाति का एक उदाहरण लेते हैं तो एस्किमो जनजाति मुख्य रूप से ठंडे प्रदेशों में और ध्रुवीय प्रदेशों में निवास करती है। हडसन की खाड़ी है, बेफिन द्वीप है, ग्रीनलैंड है और साइबेरियाई क्षेत्र है, वहाँ पर ये निवास करती है। तो वहाँ का टेम्परेचर किस में होता है? वहाँ का टेम्परेचर ऋणात्मक होता है या माइनस में होता है, एकदम लो टेम्परेचर होता है। जब वहाँ पर निवास करती है, यदि वो अपने रहने के लिए जो मकान बनाएंगे तो एस्किमो जनजाति के जीवन में सील मछली का महत्व विशेष है। वह बर्फ के विशाल शिलाखंड के सख्त टुकड़ों को और सील मछली की खाल को, जो त्वचा होती है, उसके माध्यम से यानी वह अपने मकान का निर्माण करेंगे। तो उनका जो मकान होगा उस मकान का हमारे पास में नामकरण क्या आता है? इग्लू आता है। तो इग्लू की जो आकृति होती है वो कोनिकल शेप में होता है। कोनिकल शेप का मीन्स तो समझ रहे हो ना कि कोनिकल शेप वह शेप होती है कि जो शेप, जिस शेप की हम आपसे बात कर रहे हैं, यह शेप इस प्रकार की शेप होती है कि ऊपर से यह जो इनका क्षेत्र होता है, यह क्षेत्र कैसा होता है? एकदम नुकीला होता है, शंक्वाकार होता है। इनका यह क्षेत्र नुकीला होता है। अब ये जो नुकीला जो इनका क्षेत्र होता है, यदि मैं इस क्षेत्र की आपसे बात करूं कि जिस क्षेत्र में ये लोग क्या करते हैं, यह लोग निवास करते हैं, यदि यहाँ पर बर्फ़ का जमाव हो रहा है, इस जगह पर यदि आइस कवर्ड क्षेत्र हो रहा है, ये क्षेत्र जो मैंने जहाँ पर मैं डार्क कर रहा हूँ, ये आइस कवर्ड हो रहा है। मैं सर्वत्र पर्यावरण से संबंधित रेडजन मोदे की परिभाषा का कुछ मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ आप लोगों से। यदि मैं इसकी बात करूँ तो यहाँ से आइस की स्लाइडिंग होगी, यहाँ से बर्फ़ खिसकेगी और खिसक के नीचे सरफेस वाले भाग में आ जाएगी। यदि यहाँ पर आयताकार या वर्गाकार मकान होते तो वह मकान इस शीत कटिबंध वाले क्षेत्र में उस एस्किमो जनजाति के लिए आवास संबंधी आवश्यकताओं को पूरा नहीं कर दे, क्योंकि वहाँ के पर्यावरण के अनुसार वहाँ की जनजाति ने अपने आदिवासियों का निर्माण नहीं किया है। इस कारण से मानव यानी इस पर्यावरण से प्रभावित होकर के जिस मकान का निर्माण किया है, जिस अधिवास का निर्माण किया है, वह अधिवास किससे प्रभावित है? वह अधिवास पर्यावरण से प्रभावित है।
और पर्यावरण से प्रभावित होने के कारण से पर्यावरण के विभिन्न प्रकार के यानी फिजिकल कंडीशंस, भौतिक दशाएं, उन भौतिक दशाओं से यानी उस मानव का अधिवास प्रभावित होने के कारण से मानव ने उस स्थान विशेष की भौतिक दशाओं को ध्यान में रखते ही अपने अधिवास के पैटर्न को तैयार किया है। तो फ्रेडरिक रेटजेल महोदय ये कहना चाहते हैं कि मानव भूगोल के दृश्य, किसके दृश्य? मानव भूगोल के दृश्य, मानव भूगोल के दृश्य सर्वत्र किससे संबंधित होते हैं? सर्वत्र पर्यावरण से संबंधित होते हैं, जो स्वयं भौतिक दशाओं का एक योग होता है। ये हमारे मानव भूगोल के जो जन्मदाता हैं, यानी जो फादर ऑफ जो ह्यूमन ज्योग्राफी हैं, जो फादर ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफर हैं, यानी मैं उनकी बात कर रहा हूँ आपसे, यानी फादर ऑफ जो ह्यूमन ज्योग्राफर हैं मैं उनकी बात करूँ, वह है हमारे पास में कौन? फ्रेडरिक रेटजेल महोदय। यानी मैं फ्रेडरिक रेटजेल महोदय की बात कर रहा हूँ। जो हमारा ये पेपर चल रहा है, ये हमारा चल रहा है कौन सी ज्योग्राफी? ह्यूमन ज्योग्राफी है। ये हमारी ह्यूमन ज्योग्राफी है और हमारा कौन सा पेपर है? ये हमारा पेपर है सेकंड। ठीक है, ध्यान रखना इसको आप। आगे हम बात करें, अगले हम भूगोलवेत्ता की बात करें। यह परिभाषा हमारे पास में 1 नंबर पर आई। यदि मैं 2 नंबर की परिभाषा की बात करूं कि अगले जो हमारे भूगोलवेत्ता हैं, यानी जो इन्हीं की एक शिष्या थी, महिला शिष्या थी इनकी, उनका नाम था एलन चर्चिल सैम्पल, जो अमेरिकन संप्रदाय से संबंधित थी, अमेरिकन भूगोलवेत्ता थी। तो उस अमेरिकन भूगोलवेत्ता सैम्पल महोदय ने यानी मानव भूगोल से संबंधित जो परिभाषा है वो किस प्रकार से अपनी परिभाषा को सुझाया है, किस प्रकार से उन्होंने इस परिभाषा को गति प्रदान की है। मानव भूगोल अस्थायी पृथ्वी और, मानव भूगोल अस्थायी पृथ्वी और अमेरिकन भूगोलवेत्ता एलन चर्चिल सैम्पल के अनुसार, यानी अमेरिकन भूगोलवेत्ता एलन चर्चिल सैम्पल के अनुसार मानव भूगोल की परिभाषा के बारे में यदि हम बात करें तो मानव भूगोल अस्थायी पृथ्वी और क्रियाशील मानव, मानव भूगोल अस्थायी पृथ्वी और मानव भूगोल अस्थायी पृथ्वी और मानव भूगोल यानी एलन चर्चिल सैम्पल कहना चाह रही है कि मानव भूगोल अस्थायी पृथ्वी और क्रियाशील मानव के और क्रियाशील मानव के परिवर्तनशील, कौन कैसे, यानी मानव भूगोल के परिवर्तनशील यानी क्रियाशील मानव के पारस्परिक परिवर्तनशील संबंधों का अध्ययन है। पारस्परिक, यहाँ मैं शब्द जोड़ देता हूँ, एक यहाँ मैं जोड़ रहा हूँ, आप देखिए, चलो इधर जोड़ देता हूँ मैं, पारस्परिक परिवर्तनशील मानव भूगोल अस्थायी पृथ्वी
और क्रियाशील मानव के पारस्परिक परिवर्तनशील संबंधों का अध्ययन है। अमेरिकन भूगोलवेता कौन? एलन चर्चिल सैंपल महोदय। कौन? एलन चर्चिल सैंपल महोदय क्या कहना चाह रही हैं? एलन चर्चिल सैंपल महोदय ये कहना चाह रही हैं कि मानव भूगोल अस्थायी पृथ्वी और क्रियाशील मानव के पारस्परिक संबंधों का अध्ययन है। पृथ्वी क्या है? अस्थायी। मानव क्या है? क्रियाशील। यानी मानव यानी क्रियाशील प्राणी है। मानव विभिन्न प्रकार के फंक्शंस, विभिन्न प्रकार के मूवमेंट्स करता रहता है। जब यानी वो ऐसा कहना चाह रहे हैं एलन चर्चिल सैंपल महोदय कि पृथ्वी तो कैसी है? अस्थायी है। ठीक है ना? कैसे हम कैसे कहें कि साहब पृथ्वी अस्थायी है, पृथ्वी किसी प्रकार की गति नहीं करती है? तो हम समझ सकते हैं जब सुबह सूर्य उदय होता है तो सूर्य शाम को पश्चिम से क्या हो जाता है? अस्त हो जाता है। उसके बाद में क्या आ जाती है? रात्रि आ जाती है। इसका मतलब उसके 12 घंटे बाद में क्या हो जाता है? फिर दिन का उदय हो जाता है। चलो इस उदाहरण को छोड़िए, दूसरा उदाहरण लाइए। सीजनल परिवर्तन यानी ऋत्विक चेंज। अभी हाल ही में रेनी सीजन समाप्ति की ओर चल रही है। इसका मतलब कौन सी ऋतु प्रारंभ होगी? अब विंटर सीजन प्रारंभ होगी, सर्दी की सीजन आएगी। यदि पृथ्वी स्थायी होती तो न तो दिन और रात बनते और न किसी प्रकार की ऋतुओं में क्या होता? ऋतुओं में परिवर्तन होता। इस कारण से पृथ्वी क्या है? अपने आप में पृथ्वी अस्थायी पृथ्वी अपने स्थान पर मूवमेंट कर रही है, पृथ्वी अपने स्थान पर गति कर रही है। इसके अलावा मानव कैसा है? क्रियाशील प्राणी है, एक्टिव प्राणी है, यानी एक्टिव क्रिएचर है मानव। कैसे है एक्टिव? जब मानव कि यदि हम फेज की बात करें, एज के फेज की बात करें तो मानव क्या करता है? मानव अपने जन्म से लेकर और अपने ओल्ड एज तक, मानव अपने वृद्धावस्था तक मानव विभिन्न प्रकार के फेज से गुजरता है, विभिन्न प्रकार के पड़ावों से गुजरता है। और मानव जब शेषवावस्था में होता है, किशोरावस्था में आता है, फिर अपने मेच्योर अवस्था में आता है और उसके बाद में अपने वृद्धावस्था में चला जाता है। तो मानव जिस उम्र के जिस फेज में रहता है, यानी उसी फेज के अनुसार छोटा बच्चा खिलौनों से खेलने का काम करता है। जब बच्चा मेच्योर होता है, समझदार होता है, तो हम उसमें विद्यालय और उसके बाद में महाविद्यालय की पढ़ाई के लिए बच्चे को अग्रसर करते हैं। जब बच्चा अपने मेच्योर जीवन में आ जाता है तो अपने गृहस्थी जीवन की ओर और विभिन्न प्रकार की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए विभिन्न प्रकार के व्यवसाय संबंधी कार्य करता है। इसी प्रकार से बात करें, मानव भी कैसा है? मानव भी क्रियाशील है। तो अस्थायी पृथ्वी के मध्य और क्रियाशील मानव के मध्य जो पारस्परिक, जो आपस का, यानी दोनों के मध्य का, किसके मध्य? अस्थायी पृथ्वी के मध्य का और क्रियाशील मानव के मध्य का जो परिवर्तनशील संबंध है, वह पारस्परिक परिवर्तनशील संबंध ही क्या कहलाता है? वह परिवर्तनशील संबंध ही मानव भूगोल कहलाता है। ये परिभाषा जो जर्मन भूगोलवेता हैं, कौन? फ्रेडरिक रेटजेल महोदय, जिनको क्या कहते हैं? जिनको हम कहते हैं फादर ऑफ, जो हम ह्यूमन ज्योग्राफर कहते हैं, यानी फादर ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफर, यानी वह फादर ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी के नाम से जो जाने वाले जो भूगोलवेता हैं, वो ये कहना चाह रहे हैं कि साहब पृथ्वी और मानव के मध्य जो संबंध होता है, वो सर्वत्र जो पर्यावरण के जो दृश्य दिखाई देते हैं वह है, और जो भौतिक दशाएं होती हैं वो उन दोनों का योग ही क्या है? कि मानव भूगोल है। उन्हीं की शिष्या, किनकी शिष्या? फ्रेडरिक रेटजेल महोदय की शिष्या। कौन? एसी सैंपल, एलन चर्चिल सैंपल।
कौन से संप्रदाय से संबंधित है? अमेरिकन संप्रदाय से संबंधित है।